आप सभी को नमस्कार। और मकर संक्रांति के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमसे ऐसा जानते हैं, मकर संक्रांति का ये जो पर्व है, ये एक तरह से अ, अखंड भारत का पर्व है। पूरे भारत में इस पर्व को अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस दृष्टि से इसकी एक व्यापक परिधि है। और इस पर्व के कारण से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में इसका अलग उत्साह और अलग उल्लास है। और सिर्फ भारत ही नहीं, मकर संक्रांति का पर्व नेपाल में, थाईलैंड में, म्यांमार में, कंबोडिया में, वियतनाम में, इन सभी देशों में भी अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो आज इस ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर इस श्रृंखला का यहाँ पर एक तरह से समारोह हो रहा है, ऐसा आदरणीय मेश्राम जी कह रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये समारोह नहीं है, हम इस पर्व की एक विश्रांति ले रहे हैं, एक मध्यांतर है, मध्यावकाश है। और हम इस पर्व को निरंतर आगे बढ़ाकर जारी रखेंगे। अपरिचित महानुभावों के बारे में प्रस्तुति का जो उपक्रम है, निस्संदेह ये बहुत अधिक प्रेरणास्पद है और बहुत अधिक आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इस बात को मैं इस दृष्टि से अनुभव करता हूं कि पिछले 3-4-5 सालों से मैं जब लगातार बहुत ज्यादा यात्राएं कर रहा था, और उन यात्राओं के दौरान जो भी लोग मुझे मिलते थे, अलग अलग अनुभव आते थे, उन अनुभवों को जब मैंने संजोने का काम किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम सबको बड़ा भ्रम रहता है कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपके आसपास जो बहुत साधारण से दिखने वाले लोग भी हैं, जो आपसे कभी भी अपने काम के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, अपनी उपलब्धियों के बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं करते, अपने योगदान के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते, वे भी कई बार आपसे बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए अपने आसपास देखना, अपने आसपास के लोगों को जानना, समझना, उनके बारे में समझना, उनके कार्य के बारे में समझना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे पिछले 4-5 साल में हुई। उसी का परिणाम था कि मेरी 2 पुस्तकें उसी संदर्भ में आ गईं, और कल ही मुझे मेरी तीसरी पुस्तक भी प्रकाशित होकर प्राप्त हुई है। ये भी उसी तरह के सारे संस्मरणों की पुस्तक है। संभवतः 2 पुस्तकें तो मैंने एक बार विस्तारक वर्ग में भेजी भी थी, तीसरी पुस्तक भी मैं सभी विस्तारकों को भेजूंगा। ये इसलिए नहीं कि ये अपनी कोई प्रशंसा या अपनी कोई पब्लिसिटी कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने प्रयासों से अपने स्तर पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं। जब अपरिचित महानुभाव की बात आती है, जो सूची मैंने देखी, कुछ लोग निश्चित तौर पर हम में से परिचित थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में हमने सिर्फ नाम सुना था, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ लोग ऐसे भी है जिनका न हम नाम सुन पाए, न हम उनके काम के बारे में जान पाए, लेकिन ऐसी सारी प्रस्तुतियों का जो संकलन आदरणीय मेश्राम जी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा संकलन होगा। मेरा ये भी एक सुझाव रहेगा इस दृष्टि से कि उस संकलन को अगर हम कैटेगराइज कर पाए, तो कैटेगराइज करके एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिल जाएगा। अभी एक उपक्रम अलग अलग स्तरों पर चल रहा है। अपनी संघ की दृष्टि से भी वो उपक्रम चल रहा है। इतिहास संकलन, प्रज्ञा प्रवाह जैसी संस्थाएं उस काम में लगी हैं, जिसमें वो भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में 75 वर्ष जब पूरे होंगे, उस संदर्भ में वो ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिनका भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहा है, लेकिन उस दृष्टि से उनकी बहुत नामों की चर्चा नहीं हुई, या उस दृष्टि से उनके काम की भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। हमने ये भी देखा है, हम चूंकि परिवार में बैठे हैं इसलिए इस बात को कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तमगा तो लगा लिया, लेकिन उस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको परिलक्षित नहीं होती। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न किसी प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में रहे, जो न किसी सम्मान की प्रत्याशा में रहे, और निरंतर उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार के लोगों की आहुति दी। और न सिर्फ इतना, बल्कि किसी भी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा के फेर में वो लोग नहीं पड़े। ऐसे लोगों का स्मरण करना, ऐसे लोगों का चिंतन करना और ऐसे लोगों का आदर्श अपने सामने रखना इस दृष्टि से आवश्यक होता है, जो हमें प्रेरणा दे कि हम अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाएं, हम अपने काम को किस तरह से
आगे ले जाएं। इसी संदर्भ में मुझे ध्यान आता है और उनके बारे में थोड़ी सी बात मैं जरूर आज के अवसर पर करना चाहूंगा। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे विषय मेरे गाइड ने सुझाया था कि मैं आदरणीय माधवराव सप्रे पर पीएचडी करूं। और माधवराव सप्रे, चूंकि मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि माधवराव सप्रे पर जानना, माधवराव सप्रे पर पीएचडी करने से हो सकता है कि उनके बारे में, उनके काम के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत रोचक बात यह थी कि आदरणीय सप्रे जी ऐसे लोगों में से थे जो पार्श्व में रह के लोगों का निर्माण करते थे, व्यक्तियों का निर्माण करते थे। और इसलिए उनका जीवन, उनके पूरे के पूरे जीवन दर्शन को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। और जो लोग पीएचडी कर चुके हैं शायद वो इस अनुभव को ज्यादा जानते होंगे कि आपको आपके टॉपिक में तब रस आता है जब आपकी पीएचडी समाप्त होने की स्थिति में रहती है। दरअसल बहुत सारे शोधार्थियों को उनका विषय ही तब समझ में आता है जब उनका शोध समाप्ति पर होता है, और तब उन्हें लगता है कि उनके बारे में मुझे और अधिक जानना चाहिए, उनके बारे में, मेरे विषय के बारे में और अधिक समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए माधवराव सप्रे की जीवन के बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आपको भी उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी। माधवराव, और ये विषय इसलिए भी शायद आज के संदर्भ में थोड़ा अच्छा है क्योंकि पत्रकार इस दृष्टि से हमारी पूरी की पूरी सूची में संभवतः किसी का समावेश नहीं हुआ है। तो पत्रकारिता, लेखन या उस तरह के हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए किन व्यक्तियों का योगदान रहा है, उस दृष्टि से भी हम माधवराव सप्रे जी को एक तरह से अपना आदर्श मान सकते हैं। दमोह जिले, मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है, उसके पथरिया गांव में सप्रे जी का जन्म हुआ था 1871 में, 19 जून को। 19 जून 1871 को सप्रे जी का वहां पर जन्म हुआ। उनका परिवार, जैसे कि उनके ग्रैंडफादर शायद महाराष्ट्र से भोसले के साथ, जब भोसले के साथ बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से इधर आए थे, तब अलग अलग क्षेत्रों में वो फैले हैं। उसी संदर्भ में सप्रे जी का भी परिवार दमोह जिले के पथरिया गांव में आया था। और ये मुकुल जी ने बहुत सुंदर सप्रे जी की सारे चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये जब दमोह जिले के पथरिया गांव में सप्रे जी आ गए और उनका लालन पालन पोषण तो वहां हुआ ही, जो बाल्यकाल था, और उसके बाद उनके पिताजी का बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया और वे अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई के साथ ज्यादातर अपना जीवन उन्होंने बिताया। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में हुई। जब नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में 1896-97 के कार्यकाल में जब उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उस वक्त भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रवाह एकदम से बढ़ गया था। हमने देखा कि लोकमान्य तिलक की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी और लोकमान्य तिलक के अनुयायियों की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार उस समय प्रारंभ हुआ था। और उसी समय सप्रे जी जो है वो हिस्लॉप कॉलेज से उन विचारों से प्रेरणा लेकर एक तरह से पूरी तरह राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होकर बाहर निकले थे। और उसके बाद हिस्लॉप कॉलेज से शिक्षा लेने के बाद सन 1900 में वे बिलासपुर जिले के पेंड्रा रोड गांव में, पेंड्रा भी बहुत छोटा सा गांव है, आज अगर आप पेंड्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पेंड्रा एक तरह से अपने इसके टीबी के अस्पताल के लिए जाना जाता है। उस समय भी एक सेनेटोरियम वहां पर था। तो पेंड्रा के महाराजा को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सप्रे जी वहां पर सन 1900 में पेंड्रा रोड चले गए। यही एक बड़ी बात है, इसलिए मैंने अंग्रेजी पढ़ाने की बात की कि उसी समय सप्रे जी के मन में ये प्रेरणा जगी कि क्या मैं छत्तीसगढ़ प्रांत से राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित कोई समाचार पत्र निकाल सकता हूं। हम जानते हैं कि सप्रे जी कोई बहुत बड़े जमींदार या सेठ साहूकार नहीं थे जो बहुत सारा पैसा लगाकर इस तरह का अखबार निकालते। उन्होंने अपने वेतन से पैसा बचाकर छत्तीसगढ़ मित्र नाम का अखबार सन 1900 में निकाला और अपने ही खर्चे से उस पूरे अखबार का अपने और अपने 2-3 मित्रों को, जिसमें चिंचालकर जी सम्मिलित है, उनको लेकर उस अखबार को सप्रे जी निकालते थे। वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे और चिंचालकर, ये 3 लोग मिलकर उस अखबार को निकालते थे और उस अखबार की प्रिंटिंग कराते थे और महीने में 1 अंक छत्तीसगढ़ मित्र का निकलता था। ऐसा 3 वर्षों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र निकाला। 3 वर्ष बाद अंततः ये स्थिति आ गई कि उनके पास उस अखबार को निकालने के लिए पैसे नहीं बचे और बहुत दुखी मन से उन्होंने वो छत्तीसगढ़ मित्र अखबार जो है वो बंद कर दिया। ये छत्तीसगढ़ मित्र का जो है वो
संकलन है जो आपको इस पे स्क्रीन पर दिखाया है। और छत्तीसगढ़ मित्र की ये विशेषता थी कि ये एक तरह से साहित्यिक पत्र भी था। उसमें उस समय की तात्कालिक राजनीतिक जानकारियां भी होती थीं और उस समय की जो सारी घटनाएं होती थीं उस पर बहुत सुंदर टिप्पणियां भी होती थीं। इसके साथ ही हिंदी को लेकर, भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर, समालोचना को लेकर उसमें लगातार टिप्पणियां भी होती थी, समीक्षाएं भी छपती थी और लेखकों को भी आमंत्रित किया जाता था। छत्तीसगढ़ मित्र का एक कोट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो किस तरह से राष्ट्रवादी भावना सप्रे जी जगाते थे, उसका एक उदाहरण है। उसमें वो कहते हैं, मतलब की बातें शीर्षक से उन्होंने 11वें अंक में एक बात लिखी, देशाभिमान कोरी बातों में नहीं है, जो अपने देश के लिए शारीरिक मेहनत करता है, जो देश कार्य में पूरा पूरा मन लगाता है और जो देश हित साधनार्थ केवल धन ही नहीं किंतु जीवन भी अर्पण कर देता है, वही देश का सच्चा प्रेमी है। चिराग तभी तक रहता है जब तक उसके तेल में बत्ती जला करती है। क्या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे 2-4 आदमी हैं कि जो अपने देश का प्रकाश फैलाने के लिए उसके स्नेह यानी तेल में अपने को दिन रात जलाया करते हैं। ये बात उस समय लिखना और उस समय लोगों को प्रेरित करना अपने आप में बहुत ही चुनौती का भी कार्य था। दुर्भाग्य से जब छत्तीसगढ़ मित्र बंद हुआ तब सप्रे जी ने भारी मन से ही सही अपने सारे कामों को समेटते हुए नागपुर अपना प्रस्थान किया और नागपुर में वहां पर उन्होंने ग्रंथमाला नाम का एक और उपक्रम प्रारंभ किया। ये ग्रंथमाला जो थी वो राष्ट्रवाद के संदर्भ में और भी अधिक प्रखर और भी अधिक विस्फोटक और भी अधिक जाज्वल्य ऐसी ये पत्रिका थी जो उन्होंने नागपुर से निकाली। और उसी के बाद सप्रे जी ने 1907 में हिंदी केसरी, क्योंकि लोकमान्य तिलक मराठी केसरी का प्रकाशन करते थे और इसलिए सब लोगों को ये बार बार लगता था कि केसरी की जो विचार हैं जो मराठी में छपते हैं वो पूरे देश में जाना चाहिए। इसलिए सप्रे जी ने हिंदी केसरी नाम का पूरा उपक्रम प्रारंभ किया और वहां से ये सारी बातें हिंदी केसरी में भी आई। इसी के साथ सप्रे जी एक तरह से विज्ञान कोश जो बन रहा था, जो पूरे के पूरे भारत के संदर्भ को लेकर नागरी प्रचारिणी सभा ने विज्ञान कोश बनाया था, उसमें भी सप्रे जी को पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है उसको लिखने का, उसको संपादन करने का भी दायित्व मिला और उसके साथ ही उसको पूरा का पूरा रिव्यू करने का भी दायित्व मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। हम सभी जानते हैं कि 1907 1906 का जो समय था जब स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंग भंग हुआ, उसके बाद एक तरह से स्वदेशी आंदोलन का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। देश में स्वदेशी को लेकर बहुत अधिक गर्मी थी और बायकॉट ये शब्द बहुत अधिक प्रचलन में आ गया था कि विदेशी वस्तुओं का हम कब कैसे बायकॉट करें। उस वक्त लोकमान्य तिलक जी ने बायकॉट पर एक बहुत विस्फोटक लेख लिखा था और बॉम्ब गोळ्याचं रहस्य उसको लेकर भी, जो बॉम्ब विस्फोट हुआ था उसको लेकर भी बहुत विस्फोटक लेख लिखा था। उसको लेकर सप्रे जी ने एक स्वतंत्र लेख लिखा, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। ये 62 पेज का एक बहुत लंबा निबंध था जो एक तरह से पूरी अंग्रेजी हुकूमत को एक तरह से छिन्न विच्छिन्न कर देने वाला ऐसा एक प्रखर राष्ट्रवादी लेख था। सप्रे जी का वो जो लेख था उसको लेकर सप्रे जी के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा 124 अ के अंतर्गत दाखिल हुआ। ये 1908 की बात है। सप्रे जी संभवतः भारत के वे पहले पत्रकार हैं जिनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा 124 अ के तहत दाखिल हुआ था और इसलिए फिर सप्रे जी को जेल में डाला गया। सप्रे जी कारावास में थे और उस वक्त तक उनकी राष्ट्रीय ख्याति बहुत अधिक हो गई थी। एक प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक भाषा के आग्रही के रूप में और लोकमान्य तिलक के विचारों को प्रखर रूप से लोगों तक पहुंचाने के रूप में। ये जब यहां से दरअसल जो बात प्रेरणा की है वो अब यहां से प्रारंभ होती है जो हम सबको सीखना है। सप्रे जी जब जेल में थे तब सप्रे जी के ऊपर माफी मांगने के लिए बहुत अधिक दबाव बनाया गया। लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि वे माफी मांगे। सप्रे जी के जो सबसे बड़े भाई साहब थे जो कि सरकार की नौकरी में थे, तहसीलदार के यहाँ नौकरी में थे, उन पर भी दबाव बनाया कि वे अपने भाई से माफी मांगने के लिए कहे। लगभग सप्रे जी ने 3-4 महीने तक माफी नहीं मांगी। उसके बाद उन्हें इस बात की झूठी सूचना दी गई कि आपके भाई बीमार हैं और वे आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वे आप माफी मांग लें तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस झूठी सूचना के आधार पर सप्रे जी ने
माफी मांग ली और वे जेल से छूट गए। लेकिन जब जेल से वे बाहर आए तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये मुझसे गलत करवा लिया गया है और इसलिए उनके अंदर गहरी आत्मग्लानि हुई। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी सूचित किया गया कि उनके माफी मांगने से लोकमान्य तिलक भी उनसे बहुत अधिक नाराज हैं, रुष्ट हैं। इन सारी बातों से सप्रे जी के मन में जो गहरा प्रभाव हुआ, आत्मग्लानि का प्रभाव हुआ, उस संदर्भ में सप्रे जी ने एक तरह से प्रायश्चित करना निश्चित किया कि मैंने अगर राष्ट्र कार्य में लगने के बावजूद अगर मैंने ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग ली है तो मुझे इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। तो लगभग सप्रे जी इस बात के लिए लगातार भटकते रहे कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं। उन्हें नागपुर के निकट उनके गुरुजी परांजपे गुरुजी एक प्राप्त हुए और परांजपे गुरुजी ने उन्हें प्रायश्चित का एक मार्ग बताया और उन्होंने कहा कि तुम अपने ही शहर में अज्ञातवास में रहो, अपने परिवार से अलग रहो और 1 वर्ष तक माधुकरी मांगकर आप अपना लालन पालन करो ताकि आपके अंदर वो जो अपनी हीनता का बोध है उससे आप निकल सको। और सप्रे जी जिस रायपुर शहर में शान से रहे, जिस रायपुर शहर में लोगों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया, उसी रायपुर शहर में एक मंदिर के निकट कोने में एक कमरा लेकर रामदासी मठ की स्थापना करके वहां अज्ञातवास में रहे और 1 साल तक माधुकरी मांगकर उन्होंने अपना भरण पोषण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद सिर पर टोपी पहनना, पगड़ी पहनना छोड़ दिया। आप सब जानते हैं पगड़ी पहनना, टोपी पहनना कितनी शान की बात मानी जाती थी। और पैर में उन्होंने 1 वर्ष तक चप्पल भी नहीं पहनी और ये संकल्प लिया कि उसके बाद मैं जीवन में कभी भी मंच पर नहीं, मतलब लोगों के सामने में मंच पर प्रस्तुत नहीं होऊंगा। और ये बात 1908 से 1910 के कालखंड की है। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान कुछ धार्मिक ग्रंथों की ओर लगाया। हम जानते हैं कि दासबोध का पहला हिंदी अनुवाद संभवतः माधवराव सप्रे जी ने किया है। उन्होंने गीता रहस्य का भी अनुवाद किया, उन्होंने दासबोध का भी अनुवाद किया, उन्होंने महाभारत मीमांसा नाम के ग्रंथ का भी अनुवाद किया और ये सारे ग्रंथों का अनुवाद सिर्फ इसलिए किया कि वो अपने अंदर के उस प्रायश्चित बोध से निकल सके। एक ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी चेतना के व्यक्ति जो यदि उस वक्त सीधे सीधे राजनीति में होते तो आज राष्ट्र के चरम स्थान पर होते, क्योंकि उसी समय उनके समकालीन रहे पंडित रविशंकर शुक्ल बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री बने और वे प्रायः पहले चरण में सप्रे जी के अनुगामी थे, यानी सप्रे जी से पीछे ही थे। लेकिन उनको फिर बाद में बहुत अच्छा मौका मिला राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का। लेकिन चूंकि सप्रे जी ने व्रत लिया था कि उन्होंने माफी मांगी है, इसलिए वे अब सार्वजनिक क्षेत्र में मंच पर नहीं चढ़ेंगे, तो वे अंत तक मंच पर नहीं चढ़े। 1915 में जब लोकमान्य तिलक को सारी बात मालूम पड़ी, तब लोकमान्य तिलक ने व्यक्तिगत रूप से सप्रे जी से कहा कि मेरे मन में आपके प्रति कोई भी गुस्सा, कोई भी राग, कोई भी द्वेष नहीं है, आप कृपा करके फिर से राष्ट्रीय क्षितिज पर आए। फिर भी सप्रे जी राष्ट्रीय क्षितिज पर नहीं आए और उन्होंने पृष्ठभूमि में रहकर ही काम किया और कैसे कैसे व्यक्तियों का उन्होंने निर्माण किया। जबलपुर में जब वे हिंदी भवन से जुड़े तो सेठ गोविंदास जैसे व्यक्तियों का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने जमनालाल बजाज जैसे सेवा के लिए व्रती व्यक्तियों का निर्माण किया। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी कवि का निर्माण किया। उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र जी जैसे बड़े राजनेता का निर्माण किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पीछे एक ही फोटो लगी रहती थी और वो फोटो माधवराव सप्रे की होती थी। या सेठ गोविंदास जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने घर से बाहर सप्रे जी की आज्ञा के बगैर कदम नहीं रखा और कई बार सप्रे जी को ये कहा कि वे जो हिंदी भवन है, हिंदी आंदोलन है, उसके प्रणेता बने, उसके अग्रज बने। लेकिन सप्रे जी ने चूंकि तय किया था कि मैं अब मंच पर नहीं चढ़ूंगा, इसलिए वे अंत तक मंच पर नहीं चढ़े। 1924 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने उन्हें आग्रह किया कि वे हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करें, फिर भी सप्रे जी ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। 23 अप्रैल 1926 को सप्रे जी दिवंगत हुए और तब तक उन्होंने इस व्रत को निभाया। आज हम देखते हैं कि ऐसे कई
राष्ट्रवादी लोगों की निर्मिति में सप्रे जी का हाथ रहा है, जिन्होंने बाद में जाकर नाम कमाया। माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम हम सबके सामने है। माखनलाल चतुर्वेदी वो व्यक्ति थे जो पूरी आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर रहे, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा, क्योंकि मैं, अगर वे चाहते तो कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, वे चाहते तो कहीं राज्यपाल बन सकते थे, वे चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, उन्हें बहुत सारे पद ऑफर हुए, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, और मैं इसलिए पद नहीं लूंगा क्योंकि मैं पद लूंगा तो फिर मैं सरकार की आलोचना नहीं कर सकूंगा। मैं पत्रकार हूं और मेरा धर्म है कि मैं आपको जहां भी आपकी गलती हो आपको बताऊं। यहां तक कि हिंदी भाषा के संदर्भ में जब बात आई तब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पद्म भूषण लौटा दिया। ये वो अवार्ड वापसी नहीं थी जो एक तरह की फिक्टिशियस अवार्ड वापसी हो, ये वास्तविक अवार्ड वापसी थी, और वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की। तो मेरा कहने का आशय है कि ऐसे तमाम राष्ट्रवादी व्यक्तित्वों का निर्माण करने वाले ऐसे माधवराव सप्रे को हम प्राय बहुत अधिक याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते। मेरे लिए ये व्यक्तिगत अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने पूरा पीएचडी कार्य करने के बाद जब उनके पूरे जीवन के बारे में जाना तो एक तरह से मुझे लगा कि मैं कम से कम सप्रे जी के बारे में जहां भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, लोगों को बताने का प्रयास करूं। छत्तीसगढ़ में उनका नाम बहुत है, छत्तीसगढ़ के बाहर विदर्भ में, महाराष्ट्र में उनका नाम काफी स्थानों पर है, लेकिन ऐसे एक महान पत्रकार जो न सिर्फ राष्ट्रवादी विचारों के लिए काम करते रहे बल्कि अपनी भाषा के गौरव के लिए काम करते रहे। अभी जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा हो, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया है, तो मुझे निस्संदेह लगता है कि इस दिन के पीछे भी सप्रे जी जैसे उन महान लोगों की कहीं न कहीं प्रेरणा और उन महान लोगों का त्याग और तपस्या है, जिसके कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो उपक्रम है जिससे हम ऐसे अपरिचित महानुभावों के बारे में बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं, वो एक बहुत अच्छा उपक्रम है। इसे हम निरंतर प्रारंभ रख सकते हैं, इसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव करके इसे और स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम ऐसे लोगों के बारे में क्या हम कोई संकलन तैयार कर सकते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भले ही छोटी ही लड़ाई लड़ी हो, भले ही एक ही उनके बारे में संदर्भ प्राप्त होता है, लेकिन अगर वो संदर्भ भी कहीं प्रेरणा देने वाला है तो ऐसी सारी चीजों का संकलन करके अगर हम प्रस्तुत कर सके तो वो देश के लिए तो निस्संदेह प्रेरणादायी होगा ही, समूचे विश्व को भी बताएगा कि जो आजादी की प्रेरणा है वो अलग अलग स्थानों पर कैसे लोगों को मिलती रही है। तो इस बारे में कोई और स्ट्रक्चर सोचकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हम सबको भी पढ़ने का अवसर देता है, हम सबको भी उसमें से कोई शोध करने का अवसर देता है। हम भी इस बहाने अलग अलग संदर्भों की खोज करते हैं, हम भी इस बहाने अलग अलग पुस्तकों की खोज करते हैं, प्राप्त करते हैं जानकारी। तो ये हमारे लिए भी एक अभ्यास का क्रम होगा। मुकुल जी ने जो विवेकानंद जयंती पर जो बौद्धिक योद्धा बनाने का जो आह्वान किया था, अगर आपने उनके उस पूरे बौद्धिक का मर्म अगर समझा हो तो इसका आशय यह है कि हमें अपने अंदर से अपने व्यक्तित्व को उस तरह से तैयार करना, बनाने की प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। मुकुल जी ने बहुत सुंदर उस दिन पूरे के पूरे बौद्धिक में अपनी बात को कहा है और बहुत सशक्त ढंग से आह्वान किया है। तो बौद्धिक योद्धा बनने की जो तैयारी है, मुझे लगता है बौद्धिक योद्धा बनने की तैयारी में ये जो उपक्रम है ये हमें निश्चित तौर पर मदद करेगा। एक तरह से मान लें कि ये भी सूर्य नमस्कार लगाने जैसा ही है। महापुरुषों के जीवन को याद करके उनके बारे में प्रेरणा प्राप्त करना, ये भी सूर्य नमस्कार लगाने जैसा ही है। तो अगर हम इसमें भी कोशिश करें कि हम 108 सूर्य नमस्कार लगाएं तो हमारा भी जीवन सफल होगा और निस्संदेह हम राष्ट्र को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।